कश्मीरी हिंदू बियाबान में है और कश्मीर में रौनक व बहार आई है। अदिति जी, ये G20 का आयोजन कश्मीर में 40 वर्ष बाद कश्मीर में कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी पहल के साथ साथ एक बड़े साहस का काम था सरकार की ओर से, दुनिया को जतलाना कि हमारा कश्मीर पर जो नियंत्रण है, जो प्रबंधन है और जो हमारा आत्मविश्वास है, वो इस कारण है कि हमने कश्मीर को सुधारा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वहां जो हिंदू रह भी गए थे, छूट गए थे पीछे, जो नहीं निकले आज से 33 वर्ष पहले, पिछले कुछ महीनों में उन्हें तक अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से निकलना कि कश्मीर में जो हुआ एक वो नरसंहार था, वो हिंदू का सामुदायिक निष्कासन था, हिंसक निष्कासन था। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात होगी कश्मीर की, बात होगी पाकिस्तान की बौखलाहट की भी बात होगी और भारत के जवाब की भी बात होगी, कश्मीर में G20 के सफल आयोजन की भी बात होगी और बात करने के लिए एक खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक अपील कि आप अदिति त्यागी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही जो आपका फ्रेंड सर्कल है या सोशल सर्कल है उस पर इस चैनल को शेयर करें। और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। और हमसे इस वक्त बात करने के लिए खास मेहमान है, सुशील पंडित उनका नाम है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आपने उन्हें डिबेट्स में देखा है, सुना है, सराहा है। सुशील पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए और बहुत बहुत बधाई अदिति त्यागी ऑफिशियल की सफलता के लिए और उसकी लोकप्रियता के लिए भी। धन्यवाद सुशील जी। सबसे पहले तो सर मैं आपके घर गई थी, कश्मीर क्या गई बात थी। है, क्या बात है। मेरा और मलाल रहेगा कि मैं वहां आपका स्वागत करने के लिए नहीं था। ये टीस है। हाँ, मैं वहां होता तो मुझे खुशी मिलती आपको वहां आपका आतिथ्य करने में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सुशील जी, मैं करीब 3 दिन वहां पर रही। एक तो इंद्र देवता भी वहां पर मेहरबान रहे। दिल्ली क्या बात है। की जो बेहाल करने वाली गर्मी थी उससे मुक्ति मिली। साथ वाह। ही G20 की जो मीटिंग थी उसका सफल आयोजन भी मैंने देखा और एक दो जगह जाने का मौका मिला। दूध पथरी में गई, मक्के का पराठा जो वहां पर है स्पेशल चटनी वाह। के साथ, कहवा पीने का मौका मिला। सुशील पंडित वहां क्यों नहीं हो सकते? ये यू आर रबिंग इट इन, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है नहीं 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 कि सर। कि आपने उस मौसम का, उस जगह का, वहां के खाने पीने का लुत्फ लिया, वहां के आयोजन के आप साक्षी रही। मेरे घर पे वो गालिब का एक शेर है, हालांकि इससे बहुत मुताल्लिक नहीं है। उसकी जो आखिरी लाइन है वो इससे सटीक बैठती है। पहली लाइन है कि उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, वो इसमें फिट नहीं बैठती। लेकिन जो दूसरी लाइन है कि मैं बियाबां में हूं और मेरे घर में बहार आई है, ये बात एकदम सटीक बैठती है कि कश्मीरी हिंदू बियाबान में है और कश्मीर में रौनक व बहार आई है। तो जब जब ऐसा होता है, स्वाभाविक है कि ये कमी खलती है, घर की याद आती है और वहां जो कुछ हो रहा है उससे अपने आप को बिछड़ा हुआ, कटा हुआ महसूस करते हैं। हम अच्छा, बियाबां में हैं। G20 का बात पूरी करें और सुशील जी, बात पूरी करें। वही वो उस शेर की जो लाइन है, आखिरी लाइन है, हम बियाबां में हैं, घर पे बाहर आई है। ये बात है। जी, आगे बढ़िए। घर जाना मुश्किल है, रास्ते में रोड़े हैं। वो तो है ही। अदिति त्यागी वहां जा सकती है सुशील जी, आप क्यों नहीं जा हाँ, सकते? दर्द होता है, कुछ ऐसा याद आता है जो आप याद नहीं करना चाहते? अब आप देखिए, वहां एक पूरी भरी जिंदगी थी, घर बार था। घर बार कैसे होता है? अपने परिवार से होता है, अपने नाती रिश्तेदारों से होता है, अपने आस पड़ोस से, यारों दोस्तों से होता है।
और जो दिनचर्या होती है, वहाँ के अपने पसंदीदा स्थान हैं, उन सब पर आना जाना, मिलना जुलना, पीना, उठना बैठना, इस सब से होता है घर बार। और जिन हालातों में वो छूट गया और ये सब नहीं रहा, हम सब बिखर गए, मतलब वहां से निकल कर भी हम लोग छितरा गए। अब हम लोग मुश्किल से संपर्क में भी नहीं रह पाते हैं, अपनी अपनी जिंदगियां हो गई, नई पीढ़ियां आ गई, उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं। अपना तो घर बार छूटा ही, अपने नाती रिश्तेदार भी इतने दूर दूर बिखर गए और एक दूसरे से मिले बिना बड़े हो गए कि कट गए। तो अब वहां जाके उस मलबे में क्या ढूंढें, क्या खोजें और क्या पाएंगे? तो ये सोचकर हम में से अधिकांश लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। ऐसा मैं झूठ कहूंगा अगर कहूं कि ध्यान नहीं जाता, लेकिन मन को मार के कहते हैं कि उसके बारे में सोचना नहीं, जिस रास्ते जाना नहीं, जहां कुछ रहा बचा नहीं, जहां केवल पीड़ा है, त्रासदी है स्मृतियों में, उसके विषय में सोच सोच के क्यों इसको बढ़ावा देना, अपने मन में उस संतरास को फिर से झेलना, भोगना। तो वो पीछे छूट गया है। अब ऐसे लगता है कि वहां कुछ है नहीं, तो इसलिए वहां जाने का मन भी नहीं करता। और बहुत सी बड़ी दुनिया है जाने के लिए, कश्मीर ही थोड़ा ही बचा है। तो मैंने सारे पहाड़ खंगाल मारे हैं कश्मीर के पहाड़ों की अनुपस्थिति में। मैं हिमाचल और उत्तरांचल में ट्रैक कर करके वहां का कोना कोना जान गया हूं। और जब मन करता है वहां से भी कहीं और चलूं, तो दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में, देश के बाहर बहुत घूमता हूं और उस कमी को पूरी करने की कोशिश करता हूं जो कश्मीर के कारण एक रिक्तता हुई है, वो भरने की हम सब किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं। लेकिन कश्मीर जाने का इन स्थितियों में, इन हालातों में मन नहीं करता, मैं आपसे सच बोलूं। सुशील जी, मैंने एक बात कई बार सुनी है और मैंने भी कही है कई लोगों से कि आप दुनिया में आलीशान मकान में रहें, मेंशन में रहें, सुख सुविधाएं हों आपके पास तमाम, एक बहुत अच्छी और बहुत हाई क्वालिटी लाइफ हो, लेकिन फिर भी नींद जो है ना वो अपने बिस्तर पर ही आती है, चाहे वो टूटे फूटे मकान में हो, चाहे वो कहीं हो। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कमी, कश्मीर की जो कमी है, क्यों वापसी नहीं हो पा रही पंडितों की, ये देखते हुए मैं इस सवाल पे लौटूंगी। लेकिन उससे पहले जो भी ये G20 का एक ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा, वहां पर लोग खुश हैं, अब जो लोकल्स हैं, कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे कि ये आयोजन सफल हो गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसकी पृष्ठभूमि इसलिए भी है क्योंकि इन 72 घंटों में पूरा देश, एक एक देशभक्त ईश्वर से ये कामना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि वहां पर कोई आपदा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई आघात ना हो, किसी तरह कोई व्यवधान ना हो। हमारे शत्रु तो तैयार बैठे थे, उन्होंने तो कुछ दिन पहले ही भारत की भूमि पर आकर ये धृष्टता की थी, ये जुर्रत की थी हमें मुंह पर कहने की, तो तुम आयोजन कर लो कश्मीर में G20 का, लेकिन ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत की भूमि पर आकर हमको मुंह पर धमका के गया था, बाद में चाहे उसने कोई सफाई दी हो। तो पूरा देश मना रहा था। तो ऐसी मनस्थिति में जब इस तरह के आयोजन सफल हो जाते हैं, एक चैन की सांस तो आती है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ये सबूत है कि वहां स्थितियां उतनी आश्वस्त करने वाली अभी है नहीं कि ये सब खतरे टल गए दिखते हों। उसके लिए कमर कसनी पड़ती है। और बाद में जब ये पता चला कि गुलमर्ग वाला
आयोजन टाल दिया गया, क्योंकि वहां पर एक आशंका थी। तो वो आशंकाएं फिर उनका औचित्य समझ में आता है। लगता है कि उनका वो आधार था उस चिंता का। ये चिंता उसी तरह थी जब हमारे प्रधानमंत्री एकाएक लाहौर उतर गए, नवाज शरीफ से मिलने गए, तो मन में ये खटका था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उन्हें कोई विघ्न ना घेर ले, क्योंकि एकदम शत्रु के बीचों बीच उस घृणा के माहौल में, उतनी शत्रुता के माहौल में वो एक डेढ़ दिन बिता करके आए और सही सलामत लौट आए। इसने बहुत आश्वस्त किया। राजीव गांधी एक बार कोलंबो गए थे, वहां गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सिपाही ने अपनी बंदूक के बट से उनके सर पर हमला किया था। तो ऐसी परिस्थितियां खतरों से खाली नहीं होती हैं, जोखिमों से भरी होती हैं, और बहुत सी बातें तो अप्रत्याशित रहती हैं। कश्मीर को लेकर के इन अप्रत्याशित आशंकाओं का, अनिष्ट की घटनाओं के उठने की आशंकाओं का होना आधार ही नहीं है। तो जो सब कश्मीर में बिना संकट निपट गया, ये बहुत आश्वस्त करता है। लेकिन साथ साथ ये इस बात की भी याद दिलाता है कि कश्मीर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। अदिति जी, ये G20 का आयोजन कश्मीर में 40 वर्ष बाद कश्मीर में कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ था। 1983 में जब भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तो भारतीय टीम भारत लौटी थी और पीछे पीछे वही वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई, जिसे हराकर भारत ने वो विश्व कप जीता था। और उसका एक मैच श्रीनगर में रखा गया था। वो आज तक का पहला और आखिरी क्रिकेट इंटरनेशनल मैच है श्रीनगर में। उसकी याद इतनी खट्टी है, इतनी कड़वी है कि तब उस दिन, मैच वाले दिन, सुनील गावस्कर ने शपथ ली थी कि मैं पुनः कश्मीर की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। और आज तक वो उसके बाद कश्मीर गए नहीं। उन्होंने मुझे स्वयं बताया 3-4 साल पहले, जब मुझे वो बैंगलोर में मिले, हम लोग बैठे नाश्ते के ऊपर, कुछ लंबी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि वो कैसा था अनुभव। उन्होंने कहा कि मुझे तो छोड़िए, वेस्ट इंडीज टीम को ताज्जुब हो रहा था कि मैच वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में है, पाकिस्तान का झंडा क्या कर रहा है। और तब तो 1983 था, एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार थी, किसी इलेक्शन के चुराने का कोई आरोप भी नहीं था, देश की तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई थी। उसके बावजूद इसी फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो गुंडई वहां पर, जो बदमाशी वहां पर दुनिया को दिखाई, भारतीय टीम को दिखाई, वो अकल्पनीय थी। उसके बाद भारत की किसी सरकार ने यह साहस नहीं किया कि कश्मीर में कोई अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो इस स्तर का। तो ये एक बहुत बड़ी पहल के साथ साथ एक बड़े साहस का काम था सरकार की ओर से, दुनिया को जतलाना कि हमारा कश्मीर पर जो नियंत्रण है, जो प्रबंधन है, और जो हमारा आत्मविश्वास है, वो इस कारण है कि हमने कश्मीर को सुधारा है। और ये आत्मविश्वास अपनी जगह है। लेकिन अदिति जी, जो अग्नि परीक्षा है किसी भी व्यवस्था की, इस देश की, कश्मीर को लेकर, कश्मीर में अगर सफलता की कोई कसौटी है तो वो है कि कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, जो निष्कासन हुआ वहां के हिंदुओं का, वह लौटाया जाए। उस सबसे पहले तो उनको न्याय मिले, दूसरा उनको अपनी जमीन मिले, अपना हक मिले, और सबसे बड़ी बात इस सबसे ऊपर कि वहां क्या हुआ था इसको पुष्टि मिले।
इस पर आंख मीचकर लीपापोती न हो, इसको बीत गई सो बात गई करके टाल ना दिया जाए। जिस आत्मविश्वास से हम वहां अंतरराष्ट्रीय आयोजन करके दुनिया को दिखाते हैं कि ये कश्मीर उतना ही है हमारा जितना इस देश का कोई अन्य हिस्सा है, सामान्य है, उसी आत्मविश्वास से इस सच को कबूलें कि आज से 33-34 वर्ष पहले वहां क्या हो रहा था, क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, और जिन्होंने किया उनके साथ हमने क्या किया, जिन्होंने भुगता उनको हमने क्या न्याय दिया। ये कुछ शाश्वत प्रश्न चिन्ह है इस देश की व्यवस्था के सामने, जिन पर आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। सुशील जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि आप जब ये कहते हैं कि एक तरफ आप कमी की भी बात करते हैं कश्मीर से दूरी को लेकर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये एक सफल आयोजन है। आपकी इस कमी के दूर होने, जब मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रही हूँ, और आप कश्मीरी पंडितों की एक बहुत बड़ी वॉइस रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उस कमी को कश्मीरी पंडित, चाहे वो यूएस में रहते हों, चाहे वो इंडिया में रहते हों, वो हर जगह महसूस करते हैं, क्योंकि घर घर होता है और घर छिन जाना, अपनी मातृभूमि से बेदखल कर दिया जाना, इससे बड़ी सजा हो नहीं सकती। क्या रोड़ा है अब ना 370 है, अब ना 35 ए है, अब ना परिवारों का कब्जा है, अब कहा जाता है विकास है, अब कहा जाता है शांति है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाते हैं फोर्सेस, आतंकियों का खात्मा करते हैं, पत्थरबाजी ना के बराबर है। रोड़ा क्या है पंडितों के घर लौटने में? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है अदिति जी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वहां जो हिंदू रह भी गए थे, छूट गए थे पीछे, जो नहीं निकले आज से 33 वर्ष पहले, पिछले कुछ महीनों में उन्हें तक अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि वो चुन चुनकर निशाने पर लिए जाते रहे। वो गांवों में, अपने घरों में सुरक्षित नहीं, वो अपने काम करने वाली जगहों पर, जहां वो पढ़ाते हैं या जहां दवा बेचते हैं या जहां बैंक में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां सुरक्षित नहीं। वो बाजार में अपनी जरूरत का सामान खरीदने, वहां सुरक्षित नहीं। तो वो सुरक्षित कहां है? वो चुन चुनकर मारे जाते हैं। तो हम वहां जाएं पर्यटकों की तरह, टूरिस्ट की तरह, पैसा खर्चें तो वाह वाह, बहुत अच्छा आए, लेकिन अगला ही प्रश्न ही होता है, लौट कब रहे हो? क्योंकि हम वहां टिक करके बैठे, ये वहां की व्यवस्था को, वहां के समाज को, वहां पर जिन आक्रांताओं का शिकंजा है, उनको मंजूर नहीं है। और इसके विषय में कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में आज भी आप और मैं जब बात कर रहे हैं, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सेफ हाउसेज में रात को सोना पड़ता है। वो अपने घर जाके नहीं सोते हैं, क्योंकि मार दिए जाने का खतरा है। और अब क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स हो रही, देखिए अब वो, इन्होंने पैंतरा बदला है जिहाद ने। उनको पता है कि पाकिस्तान से मदद आना और लोग आना कम हो गया है, पाकिस्तान की अपनी हालत खस्ता है, तो कश्मीर में जिहाद ने अपनी जानें और अपना माल असबाब, हथियार बचा बचा कर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। तो वो कुछ कुछ देर बाद अपने होने का संकेत देते रहते हैं, यहां मारा, वहां मारा, छोटी पिस्तौल का इस्तेमाल किया, छोटे हथियार का इस्तेमाल किया, बड़ी कलाशनिकोव राइफल लेके या बड़ा ग्रेनेड लेके हमला नहीं करते हैं, लेकिन अपने होने की का एहसास कराते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि हम हैं और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम कहीं भी, कभी भी, किसी को भी और कैसे भी निशाने पर ले सकते हैं। और ये इन्होंने हमें बार बार एहसास कराया है। इसलिए ऐसे आयोजन के लिए जिस तैयारी की जरूरत पड़ी देश को, वो तैयारी करनी पड़ी, यह अभूतपूर्व तैयारी थी। लेकिन ये
उस परीक्षा में सफल होने की जिद भी थी कि आप धमका लो, भले आप कुछ तैयारी कर लो, हम ये करके दिखाएंगे और मानेंगे। तो उसके लिए इस सरकार को, इस व्यवस्था को साधुवाद कि आपने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और इन 72 घंटों में किसी परिंदे को पर नहीं मारने दिया, सब कुछ अच्छे से करा ले गए। लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां चली जाती है जब आपको ये मानना हो कि कश्मीर में जो हुआ एक वो नरसंहार था, वो हिंदू का सामुदायिक निष्कासन था, हिंसक निष्कासन था। ये करने पर वो इच्छा शक्ति कहां चली जाती है कि हमने आज तक ऐसे किसी हिंसक पाशविक आतंकी को, जिहादी को फांसी पे नहीं चढ़ाया है। आज तक फांसी पे चढ़ाना तो कर उसका दोष सिद्ध नहीं किया है, उसको सजा नहीं सुनाई है आज तक एक को भी। उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां चली जाती है? वहां आपको लगता है कि ये जो इच्छा शक्ति है या ये जो काम है, ये दिल जीतने के काम में आड़े आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां के एक बहुत बड़ी संख्या में समुदाय के अंदर वो घृणा, वो वितृष्णा, वो कसमसाहट बदला लेने की, गाली देने की, शत्रुता की है, उसकी बीज और जड़ है। तो आप जब दिल जीतने की बात करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं उनसे वंदे मातरम भी गवाएंगे, उनसे 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय गान भी गवाएंगे, उनके हाथ में तिरंगा भी थमाएंगे। तो ये जो हट है, ये जो सनक है कई बार कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके दिल जीतेंगे, और इसके लिए हमें जो करने वाले काम हैं वो कुछ समय के लिए टालेंगे। और वो कुछ समय आज बीतते बीतते 33 वर्ष हो चुका है। मुझे पता नहीं कि वो कब उसका समय आएगा, कितनी पीढ़ियां बाद आएगा, और जब वो आएगा तब क्या उसका कोई लाभ बचेगा? आप देखिए, 2 पीढ़ियां जवान होकर के बड़ी हो गई हैं जिनका कश्मीर से कोई वास्ता नहीं रहा। एक पीढ़ी और निकल जाएगी तो कश्मीर जाने की ललक वाला, कश्मीरी बोलने वाला, कश्मीरी हिसाब किताब से जिंदगी जीने वाला बचेगा कौन? और फिर किसे ले जाएंगे वहां? और कोई भी भूगोल का हिस्सा, कोई भी सीमा आपके देशभक्तों द्वारा अगर वहां पर नहीं है तो आप उसको कब तक अपना कहेंगे? जो बिना शर्तों के इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानता है, अपनी पहचान मानता है, जिसका दिल जीतने के लिए आपको उल्टा नहीं लटकना पड़ता, ऐसे व्यक्तियों के अभाव में आप किसी भूमि के टुकड़े को कब तक अपना कह पाएंगे? यह सवाल किसी के दिमाग में कौनता क्यों नहीं है? तो यह चिंता है। सनक की भेंट और कितने दशक चढ़ेंगे और उससे इस देश का क्या नुकसान होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अब क्योंकि उस सनक पर कुछ और लेयर्स चढ़ रही हैं, इस आपदा में कुछ और पेच जुड़ रहे हैं, उससे खतरे बढ़ जाते हैं। अदिति जी, मैं आधा मिनट और लूंगा ये बताने में कि कश्मीर में आज निवेश के लिए हम उन देशों को बुला रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी ओआईसी के अंदर बैठकर कश्मीर के विषय पर भारत की हिमायत नहीं की है। उन लोगों से कह रहे हैं कि आइए अब आप अपना सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कश्मीर में निवेश कीजिए। जिन देशों से हवाला के जरिए पैसे आया करते थे, कूद फांद कर कश्मीर पहुंचा जाया करता था, उनके लिए आपने लाल कालीन बिछा दिया है, राजमार्ग खोल दिए कि आइए आप अपनी बेस बनाइए, अपना नेटवर्क बनाइए, अपना निवेश कीजिए और यहां डट जाइए। आप किनके हवाले कर रहे हैं कश्मीर को? कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र को आप उन देशों के निवेश से गुने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर के विषय में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है।
आप सोच सकते हैं क्या कि इजराइल कभी ईरान से कहेगा कि आइए हमारे वेस्ट बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे गाजा में इन्वेस्ट कीजिए? कहेगा? ये मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है? ये जो एक स्ट्रेटेजिक व्यू होता है, विजन होता है किसी भी देश का अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, एक संवेदनशीलता होती है, ये उसके प्रतिकूल नहीं जाता है कि आप सऊदी अरब, जहां से हजारों करोड़ रुपया देश भर में मस्जिदें बनाने के लिए कूद फांद के आता रहा, गैर कानूनी चैनल्स के थ्रू आता रहा, उनको आप कहें कि अब आप आइए, बिल्कुल औपचारिक चैनल्स के थ्रू आइए, हमारे माने गए चैनल्स के थ्रू आइए, पैसा लगाइए, अपना नेटवर्क बनाइए, लोगों को अपना कारिंदा बनाइए और वहां बैठ करके काम कीजिए। तो आप अब कौन से नए पचड़ों में कश्मीर को डाल रहे हैं? तो इसलिए आश्वस्त होने की जगह, और इन्हीं में से कुछ देश आपकी G20 का बहिष्कार करते हैं। आप सोचिए, वो सऊदी अरब, वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बहरीन और कतर जैसे लोग, ये आएंगे अब कश्मीर में निवेश करेंगे और भारत को एक सुरक्षा का आभास देंगे। मतलब भी क्या हो रहा है, मैं कभी कभी सोच सोच के परेशान होता हूं। खैर खैर छोड़िए, इतना ही और बोलना चाहता था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, सऊदी अरब ने फिर भी एक स्टैंड लिया है, कई जगह उसने पाकिस्तान को जवाब भी दिया है। पुराने वाले संबंध अब दोनों देशों के बीच कम से कम ऐसा लगता है बाहर से देखने पर तो उस तरह की मधुरता रही नहीं। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि सऊदी अरब के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो पहले के मुकाबले इंप्रूव हुए हैं, या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के रिश्ते इंप्रूव हुए हैं? अदिति जी, ये बात आपकी ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब ने या संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है, और गाहे बगाहे जब मिलते हैं तो गले लगते हैं, प्रोटोकॉल से आगे बढ़ करके स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारे देश का सत्कार होता दिखाई पड़ता है। कभी कभी मंदिर के लिए जमीन भी दे देते हैं, कुछ क्लिप्स में वो भजन गाते भी दिखाई पड़ते हैं। देखिए, ये सब ठीक है, ये दिल को खुश करती हैं बातें। लगता है कि जो मुंह पे कभी अपमान हुआ करता था वो अब नहीं होता, शिष्टाचार है। ये एक, जिसे कहते हैं कि एक एक रीति रिवाज की तरह अपनाई जा रही बात है। स्ट्रेटेजिक विजन में इंटेंशन से ज्यादा कैपेबिलिटी देखी जाती है और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। आज आपकी इंटेंशन हमें खुश करने की है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एनर्जी बायर हैं, ठीक है, हम $100 बिलियन से ज्यादा की एनर्जी खरीदते हैं हर साल। तो इन एनर्जी बेचने वाले देशों को हमारा ध्यान भी रखना है। हमारी लाखों की तादाद में लोग उनके देशों की इकोनॉमीज चला रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी खुश रखना है। हमारी पॉपुलेशन उनकी स्थानीय पॉपुलेशन से ज्यादा है वहां। आप सोचिए कितना बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है भारत। तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक है, तो उन्हें वो सब भी करना है। लेकिन वो ऐसे आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डिक्टेटरशिप्स हैं, वहां मोनार्कीज हैं, और वहां एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। दुनिया में आपने कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन रिपब्लिक्स देखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट नेशंस देखा है? सिर्फ एक है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज।
तो इस्लाम के नाम पर इकट्ठा हुए मुल्कों का जमावड़ा है ये, और ये उसकी नेतागिरी में होड़ लगाते हैं एक दूसरे से। और इस्लामिक विषयों पर बढ़ चढ़ के कौन काम कर रहा है, इसके ऊपर इनकी प्राथमिकता है। और कश्मीर इसका दंश, भारत इसका दंश दशकों से झेलता आ रहा है। इनमें से कोई एक ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम ना खड़े हुए हों। फिलिस्तीन के साथ हम ना खड़े हुए हों, लेकिन आज तक फिलिस्तीन हमारे साथ कश्मीर के विषय पे कभी नहीं खड़ा हुआ है। तो हम इन सच्चाइयों से आंखें मूंद लें और कहें कि आज वो हमारे साथ गलबहियां डाल रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अपने भीतर तक आने दें, अपनी जड़ें जमाने दें, अपना नेटवर्क खड़ा करने दें, अपने एसेट्स बनाने दें, इस देश में अपने दखल को औपचारिक बना दें, ताकि हम कल इनसे निकल जाने को भी ना कह सकें। ये ऐसी स्थिति में आ जाएं। क्या ये आपको अपने क्षेत्रों में ऐसी स्थिति में आने देते हैं? पाकिस्तान ने आपसे टमाटर और प्याज खरीदना बंद कर रखा है। दवाइयां लेने तक में उसको हील हुज्जत होती है। कंगला भूखा नंगा मुल्क है वो बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो आपसे एक बूंद पानी अपने हक के बिना नहीं लेगा। वो आप पर हक जमा करके लेगा, आपकी उदारता से नहीं लेगा। ऐसे लोगों के साथ जब आप रिश्ते बनाने चलते हैं तो थोड़ा सोच समझकर, उसमें बहकने की गुंजाइश हम बिल्कुल नहीं रख सकते। वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आज रिश्ते हैं, कल ना हो। आपने तुर्की को कितना भर भर के सामान भेजा, रिश्ते बनाने के लिए भेजा था, है ना। ऑपरेशन दोस्त, नकद भुगतान किया उन्होंने। अभी आपकी टीम्स वहीं थी और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव के ऊपर भारत का विरोध किया। आज भी वो आपके विरोध में खड़ा है G20 में। जो मैं कह रहा था वो ये है कि देश समय समय पर अपनी सुविधानुसार कुछ पैंतरेबाजी करते हैं और उसका हमें लाभ लेना चाहिए, लेकिन उस क्षणिक बदलाव को आप शाश्वत मान लें, पुराना सब कुछ भूल जाएं, अपने अनुभवों से न सीखें और इतने बड़े बड़े जोखिम उठाने को तैयार हो जाएं, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? आज जो रिश्ते सुधर रहे हैं, कल वो फिर खटाई में जा सकते हैं। ईरान के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, एकाएक पता चला कि साहब वो आज चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए आपसे अपना पल्ला झाड़े। अफगानिस्तान में हमने कितना निवेश किया था, कितने अच्छे रिश्ते थे, $5 बिलियन हमने डुबोए ना वहां पर, अपने लोगों की बलि दी ना वहां पर। उनका संसद भवन बनाया, सलमा डैम बनाया, ज़ेरांज डेलाराम हाईवे बनाया, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। आज हम अपना वहां दूतावास चलाने की स्थिति में नहीं है। वहां से अपने सर पर गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप रखकर जपते जपते हम आए हैं यहां। ये वो अफगानिस्तान है जहां हमने दिल खोल के लुटाया है, सब कुछ बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। आज भी वहां हजारों टन अनाज जा रहा है हमारा, और वहां से उन जहाजों में भर भर के शरणार्थी वापस आते हैं। गिनती के 45 बचे हैं, हिंदू और सिख अफगानिस्तान में। उन्होंने, माफ कीजिएगा, पिछले साल भूकंप आया था, पहले ही दिन 1000 लोग मर गए थे। यहां से 27 टन राहत सामग्री गई। 2 महीने बाद 34 लोग हवाई जहाज में भरकर भेज दिए गए, गुरुद्वारे में बम फोड़ दिया गया। इसी साल बजट में हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है उसी अफगानिस्तान के लिए, जहां हमारा एक भी राजनयिक नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कहें कि हमारे रिश्ते, हमारे पुराने पारंपरिक संबंध, हमारी मानवता, हमारे मूल्य,
वो सब एक तरफ है, लेकिन जो धरातल पर वास्तविकता है, जो आए दिन हमें भुगतनी पड़ती है, उसका ज्यादा महत्व है मेरी दृष्टि में। ठीक। उन्हें वरीयता मिलनी मेरा चाहिए आपसे हमारी नीति में। ठीक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है जिसका जवाब अगर आप दे पाएं कि पाकिस्तान जब कमजोर, अभी आपने खुद ही कहा कि एक भूखा नंगा कंगाल देश, जब वो कमजोर है, क्या भारत को कश्मीर पर अपनी ग्रिप को और स्ट्रॉन्ग करने का यही एक मौका नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए ये क्या त्रासदी है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान जब इस हालत में था कि वो दो फ्रंट्स पर झेल नहीं सकता था शत्रुता, उसने पहल की और भारत से एक युद्ध विराम संधि, एक सीज फायर वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मांगा। हमने खुशी खुशी दे दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को फारिग किया और अफगानिस्तान में टिका के तालिबान की सरकार बनवा दी। आज वो स्थिति में नहीं है कि भारत की ओर से प्रेशर झेल सके, और हमने उन्हें अभय दिया हुआ है। हमने कहा है ठीक है, बिल्कुल हम सीज फायर मेंटेन करेंगे। जिस दिन वो ताकतवर हो जाएंगे, वो अपने बूते इस सीज फायर की अवहेलना करेंगे। करते आए हैं। 2003 में उन्होंने सीज फायर किया था, जो कभी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन उसको कभी माना नहीं। उनके बैट बॉर्डर एक्शन टीम्स आकर के सर काट के ले जाती थी हमारे जवानों के, जबकि सीज फायर लागू था। हम उस सीज फायर, उस थोथे कागज को पकड़े बैठे रह जाते थे। फिर बाद में हमने जवाबी कार्रवाइयां करनी शुरू की। पहले तो केवल कड़ी निंदा और भर्त्सना करके रह जाते थे। तो वो अपनी इच्छानुसार हमें चलाएं, इसे बंद करना पड़ेगा। और आज यदि हमारे पास एक मौका है, तो हमें चुपचाप बैठे रहकर इस आधार या उस आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इस मुल्क में सांस लेने वाली और कुछ माल आ जाने पर जोर आजमाने वाली वो नीयत जाग जाएगी, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज भी हम देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे पास कश्मीर में बहुत मौका था, हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम आज भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम वहां पर कैडो, कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, कैसो, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, ये बंद कर चुके हैं। हम अपने बंकर्स हटा चुके हैं। हम ड्रॉप गेट्स पर जामा तलाशी, शिनाख्त पूछना बंद कर चुके हैं, बहुत कम कर चुके हैं। और इसलिए ये छोटे छोटे हथियार लेकर के घूमने की सुविधा मिल गई है जिहाद को, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन बातों के कारण वहां की लोगों को जो असुविधा होती है, उससे दिल जीतने में कठिनाई आती है। तो ठीक है, हम कीमत चुकाने को तैयार बैठे हैं, और वो कीमत वसूलेंगे जब जब उनकी क्षमता बढ़ेगी। ये त्रासदी है। और ऐसे में हम किसी प्राथमिकता में नहीं है। इस समुदाय का वहां लौटना, इस समुदाय का न्याय पाना, इस समुदाय का यहां तक के पुष्टि पाना कि हुआ क्या था 33 वर्ष पहले। आज तक किसी सरकार ने व्हाइट पेपर तो नहीं जारी किया, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को बार बार खिड़की से बाहर फेंका। तो पता नहीं क्या मजबूरी है इस देश की कि अपने ही संविधान को, अपनी ही व्यवस्था को लागू करने में कितना बड़ा संकोच है। हम लोग भी धैर्य के साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पंडित जी। मैं आपकी टीस, आपकी वेदना, ये जो तलखी है, उसे भी समझ सकती हूँ। इंसाफ का जो इंतजार है और उस इंतजार को लेकर जो बेबसी है, वो भी मैं समझ सकती हूँ। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो इस उम्मीद पर कि एक दिन कश्मीरी पंडितों, मैं तो कहूंगी कश्मीरी हिंदुओं को
सिर्फ पंडित ही नहीं, कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा और घर वापसी होगी सही मायने में उस घर में जो छीन लिया गया था 4 दशक पहले। इसी उम्मीद पर, इसी नोट पर सुशील पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला है और हमसे बात की है। नमस्कार सर। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।